जब कोई सरकार वेतन बढ़ाने की बात करे तो इसके पीछे का तर्क क्या हो सकता है? सरकार कर्मचारियों का भला करना चाहती है या फिर वोटरों का दिल जीतना चाहती है? क्या आठवां पे कमीशन एक आर्थिक सुधार है या फिर वोट की राजनीति है? जब पहले से ही देश के ऊपर कर्ज का बोझ आईना दिखा रहा है, तो ऐसे में आठवें पे कमीशन से देश पर दबाव बढ़ेगा या अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी? जब करोड़ों रुपए एक साथ लोगों के जेब में आएंगे, तो मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज बात करेंगे वेतन आयोग की। ये आयोग करता क्या है और इसके पीछे सरकार, राज्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप देख रहे हैं अनहद टीवी। मेरा नाम है अखिलेश कुमार। पे कमीशन जो ये तय करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हर कर्मचारी, प्यून से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, किस पैमाने पर वेतन पाएगा और रिटायर्ड होने के बाद किसे कितना पेंशन मिलेगा। पे कमीशन सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात नहीं करता, बल्कि कर्मचारियों के पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जैसे सैलरी, पेंशन, भत्ता, महंगाई भत्ता आदि की समीक्षा करता है। अब बात करते हैं पे कमीशन की। पहला पे कमीशन की शुरुआत आज़ादी से पहले हुई, जनवरी 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्य। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1947 में अंतरिम सरकार को सौंप दी। इसके आधार पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 55 रुपए प्रति माह तय की गई थी। उस समय देश में कुल 15 लाख कर्मचारी थे। इसके बाद आया दूसरा पे कमीशन। अगस्त 1957, इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जगन्नाथ दास। इस बार सैलरी में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन 80 रुपए प्रति माह तय किया गया। कर्मचारियों की संख्या तब तक हो गई थी 25 लाख, यानी 10 साल में 10 लाख नए कर्मचारी। फिर आया तीसरा पे कमीशन। तीसरे पे कमीशन को मंजूरी मिली अप्रैल 1970 में और इसने अपनी सिफारिशें दी मार्च 1973 में। इस बार सैलरी में लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन हो गया 185 रुपए प्रति माह। कर्मचारियों की संख्या तब तक हो चुकी थी 30 लाख। फिर आया चौथा पे कमीशन। इस रिपोर्ट में 1986 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके अध्यक्ष थे पीएन सिंघल। इस बार सैलरी में 30% बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन हो गया 750 रुपए। समय बीतता गया। फिर आया पांचवा पे कमीशन। 9 अप्रैल 1994 को इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रत्नावेल पांडियन। रिपोर्ट आई जनवरी 1997 में। इस बार सैलरी 750 रुपए से बढ़ाकर 2550 रुपए कर दिया गया, यानी 3 गुना इंक्रीमेंट। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कमीशन ने सिफारिश की 30% सरकारी कर्मचारियों की कटौती की जाए और 3.5 लाख यानी 3.5 लाख पदों पर भर्ती न की जाए। इस सिफारिश को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन सरकारी खर्च पर बोझ बढ़ने वाला था। फिर आया छठा पे कमीशन जुलाई 2006 में, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्णा। इस कमीशन ने न्यूनतम वेतन 2550 से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया। लगभग 175% की बढ़ोतरी हुई। फिर आगमन हुआ सातवें पे कमीशन 25 सितंबर 2013। उस समय वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। इसे 16 जून 2016 से लागू किया गया। कर्मचारियों का वेतन बढ़कर 18,000 रुपए न्यूनतम हो गया। इसमें 23.55% यानी 23.55% का कुल इंक्रीमेंट हुआ, वेतन, भत्ते, पेंशन सब मिलाकर। अगर विश्लेषण किया जाए तो हर पे कमीशन के बाद सरकारी खर्च बढ़ता गया। जहां 55 रुपए न्यूनतम वेतन था, अब वही बढ़कर 18,000 रुपए न्यूनतम हो गया था प्रति माह। और अब भारत सरकार 8वां पे कमीशन लेकर आ रही है। आगे क्या होगा? 8वें पे कमीशन के चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना देसाई। आईआईएम बेंगलौर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन
बतौर मेंबर शामिल है। ये आयोग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर को बेनिफिट देगा। आयोग ने टर्म ऑफ रेफरेंस का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया कि किन मुद्दों पर सिफारिशें देनी है और टीओआर में क्या क्या सीमा और जिम्मेदारियां होगी, जैसे सैलरी, पेंशन, भत्ता, महंगाई भत्ता आदि। यानी कि सैलरी में कितना इजाफा होगा, कितनी सैलरी और कितना पेंशन बढ़ना चाहिए। सरकार ने पे कमीशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई तैयारी शुरू करें। आयोग को देश की आर्थिक स्थिति पर सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा कमीशन तैयार करना था जो देश के हित में हो, जो सभी कर्मचारियों और पेंशनर को सुविधा दे, साथ ही देश की आर्थिक स्थिति, देश का विकास, देश की सभी समस्याओं को जो बजट पेश होता है उसमें योगदान देने लायक बनाया जा सके। इस बार आयोग को बहुत सारे पॉइंट्स को देकर के आयोग ने सिफारिशें दी। एक ये था कि आयोग को देश की आर्थिक स्थिति पर नजर रखनी होगी। 2, आयोग को यह भी देखना होगा कि राज्य सरकारों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आयोग को निजी क्षेत्रों, सार्वजनिक उपक्रमों यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वेतन संरचना से भी तुलना करनी है, ताकि सैलरी सरकारी कर्मचारियों की बहुत अधिक और बहुत कम ना हो, एक संतुलन बना रहे। लेकिन इस बार एक अहम बदलाव किया गया है। वो बदलाव है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। मतलब ये कि पुराने पेंशन स्कीम कितनी टिकाऊ है और कितनी मजबूत है। पेंशन में जो पैसा दिया जाता है वो सरकार के बजट से जाता है, उसके लिए कोई योगदान नहीं मिलता। पिछले कुछ सालों से ओल्ड पेंशन बनाम नेशनल पेंशन सिस्टम का चर्चा रहा है। अभी तक ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। कई राज्य सरकारों द्वारा ओपीएस लागू किया गया है, लेकिन केंद्र अभी एनपीएस पर ही टिका है। इसी बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई, जिसके तहत 10,000 रुपये न्यूनतम एश्योर्ड पेंशन और फैमिली पेंशन का प्रावधान है। इससे साफ होता है कि 8वां पे कमीशन सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे पेंशन सिस्टम के रीवैल्यूएशन के लिए तैयार किया गया है। सवाल यह है कि सैलरी बढ़ेगी कितना? फिटमेंट फैक्टर से, जिसके बेसिस पे सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करते हैं। अब ये पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, लेकिन फिटमेंट फैक्टर से, जिसके बेसिस पे सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करते हैं। अब 7वें पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, लेकिन जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तब डियरनेस अलाउंस 0 किया जाएगा, यानी फिटमेंट फैक्टर में 18,000 से गुणा किया जाएगा। 2025 तक डीए लगभग 59% तक बढ़ गया था। 2026 में जो नया सैलरी लागू होगा उसमें लगभग 24 से 30% का इजाफा होगा। जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा उतना सैलरी में इजाफा होगा। अब बात करते हैं पेंशन की। सरकारी नियम के हिसाब से रिटायरमेंट के दौरान जो आखिरी बेसिक सैलरी होती है उसी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। मतलब ये कि अगर किसी की लास्ट बेसिक सैलरी 80,000 रुपये है तो पेंशन 40,000 रुपये होगा। 8वें पे कमीशन में पेंशन लगभग 34% बढ़ सकती है। आपको बता दें कि ये सिर्फ समझाने के लिए है, वास्तव में होगा क्या ये तो पे कमीशन ही तय करेगा। भारत सरकार का कुल बजट लगभग 47 लाख करोड़ है वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार। इसमें सैलरी और पेंशन के लिए 8.4 लाख रुपए खर्च आता है। 3.2 लाख करोड़ खर्च सैलरी पर और 5.2 लाख करोड़ खर्च पेंशन पर। 2024 ये आंकड़ा 2024 के यूनियन बजट एक्सपेंडिचर से लिया गया है। पूरे बजट का लगभग 17% के आसपास सैलरी और पेंशन में खर्च होता है, यानी जीडीपी का 2.1%। अन्य योजनाओं से इसकी तुलना करें तो 2024-25 में मनरेगा भारत की सबसे बड़ी रोजगार योजना थी, जिसमें 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये सैलरी एवं पेंशन का 1/10वां हिस्सा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 54,500 करोड़ रुपए मिला और जल जीवन मिशन को हर घर जल पहुंचाने की योजना की तरफ से 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुआ।
आश्चर्य की बात यह है कि रोजगार विकास योजना और परिवहन के लिए जितना पैसा खर्च होता है, उससे अधिक सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर खर्च होता है। चिंतनीय बात यह है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को लाभ तो होगा, लेकिन किसान, मजदूर और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों का क्या होगा? ये सवाल सरकार के लिए एक चुनौती है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।